डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही स्टीम और लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही स्टीम हमारी ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के यहाँ पे वापस इसी स्टीम ड्रम में आएगी और उसके बाद यहाँ से ये स्टीम यहाँ से आउट हो जाएगी। मतलब हमको जहाँ पे भी स्टीम हमें यहाँ पे लेना होगा इसका आउटपुट, वहाँ पे इसको इनपुट करा के वहाँ से उसका आउटपुट ले लेंगे। ये होता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, जिसमें हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस्टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने यूपीआई बिजनेस सोल्यूशन का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 1 to 9 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो हर क्वेश्चन आया था हर क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 10 में हम क्या सीखेंगे। पार्ट नंबर 10 में जो हमारा बॉयलर से क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। एयर प्री हीटर, सुपर हीटर क्या होता है, एयर प्री हीटर क्या होता है, कुछ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स क्या होते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं, ये सब हम सीखेंगे। और सीखेंगे उनसे हम और क्या, जो हम बॉयलर की थ्योरी सीखेंगे उससे हम देखेंगे कि उससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। इसमें से कौन सा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। तो इसमें इसका आंसर सबको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है चलो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले बॉयलर क्या होता है और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर क्या होता है और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर क्या होता है। पहली बात कि बॉयलर होता क्या आखिरकार, तो आप सबको मालूम होगा बॉयलर हमारा एक क्या होता है, एक वेसल होता है, क्लोज वेसल होता है बॉयलर हमारा, जिसमें हम वाटर को जनरली बॉयल करते हैं। बॉयल इन द सेंस बॉयल नहीं करते हैं, हम उससे स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं बॉयलर आखिर होता क्या है। जो बॉयलर हमारा इस्तेमाल करते हैं, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि कौन सा इसमें नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है, तो बॉयलर क्या होता है पहले ये सीख लेते हैं। तो आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बन के एक बार पूरा वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद जो आपको डिसीजन लेना है वो लीजिए कि आपको वीडियो देखना है मेरे कि नहीं देखना है, ठीक है। तो बॉयलर जो हमारा होता है, बॉयलर पहली बात ये हमारा क्लोज्ड वेसल होता है। ये पूरा क्लोज्ड वेसल होता है बॉयलर हमारा। इसमें जनरली जो है फ्लूइड को हीट करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को इसमें हम हीट करते हैं। वाटर इज हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल, ठीक है। अब देखो इसमें जो वाटर हीट करते हैं, इसका मेन मकसद हमारा उसको बॉयल करना नहीं होता है। बॉयल करना उसका हमको मेन मकसद नहीं होता है कि हमें उसमें वाटर को बॉयल करना है, ऐसा मकसद नहीं होता। हमारा मेन मकसद होता है कि उससे हमको स्टीम लेना है। वाटर से जो हम बॉयलर में वाटर मतलब हीट करते हैं, उससे हम स्टीम करते हैं, उससे हम स्टीम लेते हैं। तो मतलब वाटर को हीट करके हम उससे स्टीम करते हैं, स्टीम जनरेट करते हैं, ठीक है। स्टीम हो गई, यहाँ पे जनरेट हो गए। अब जो स्टीम ये हमको मिलती है, जनरेट होती है, उसको हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। जो हम एप्लीकेशंस, कौन कौन से एप्लीकेशंस में हम बॉयलर से जो स्टीम लेते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए वाटर हीटिंग करने के लिए। वाटर को हीटिंग करने के लिए भी हम इसका स्टीम का जो देखो किसी पाइप में क्या करेंगे, वाटर को फ्लो कर दिया, यहाँ से वाटर इन कर दिया, यहाँ से वाटर आउट कर दिया। ये यहाँ से वाटर आउट हो गया और ये यहाँ से वाटर इन हो गया। अब अगर हमने बॉयलर का इस्तेमाल किया है, उससे जो स्टीम निकलेगी, उस स्टीम को जो हमने वहाँ से जनरेट किया, उस बॉयलर से उस स्टीम को यहाँ पे हमने भेज दिया। वो स्टीम ऐसे ऐसे यहाँ से चली गई। अब जो इस ट्यूब में पानी आ रहा था वो इसके हीट को ले लेगा, तो हमारा वाटर हीटिंग का काम हो जाएगा। मतलब बॉयलर से जो हम स्टीम करते हैं जनरेट, उसका एप्लीकेशन होता है वाटर को हीटिंग करने के। और कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेंट्रल हीटिंग के लिए होता है, इस्तेमाल होता है इसका सेंट्रल हीटिंग। पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो हमारे पावर प्लांट होते हैं बेस्ड ऑन द बॉयलर्स, उसमें हम पावर जनरेशन के लिए भी हम बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है कि बॉयलर को जो हमने मतलब जो अभी जो क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज़ द फायर ट्यूब बॉयलर, व्हाट इज़ द वाटर ट्यूब बॉयलर, व्हाट इज़ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर और व्हाट इज़ फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम बॉयलर को डिवाइड करते हैं, मतलब कैसे हम बॉयलर का पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर क्या होता है विद द हेल्प ऑफ फिगर। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ठीक।
तो ये आपके सामने दो फिगर है, पहला है फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का और दूसरा है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का। अब देखो इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है। फोर्स सर्कुलेशन मतलब हम किसी चीज़ को फोर्सली पुश कर रहे हैं या फोर्सली पुल कर रहे हैं, फोर्सली मतलब उसमें हम कुछ एक्सटर्नल चीज़ दे रहे हैं ताकि उसमें कुछ फोर्स लगे, ठीक है। और नेचुरल मतलब वो ऑटोमेटिक हो रहा है, जो काम होना है उसमें अपने से होगा, ठीक। अब देखो पहले सीख लेते हैं नेचुरल वाले को हम। देखो नेचुरल वाले में ये हमारा स्टीम ड्रम है, ये हमारा स्टीम का ड्रम है, ठीक है। यहाँ पे हमने फीड वाटर दिया, यहाँ पे हमने वाटर भरा, इसमें वाटर जब भरेगा तो यहाँ से फिर आएगा नीचे, यहाँ से आएगा नीचे, यहाँ से नीचे आने के बाद अब देखो यहाँ पे हम इतनी जगह में हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर में हम हीट इनपुट देते हैं। तो जब यहाँ पे वाटर को हम हीट इनपुट देंगे तो वाटर धीमे धीमे हीट होने लगेगा और यहाँ पे स्टीम का होगा जनरेशन। जब स्टीम का जनरेशन होगा तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पे स्टीम ऊपर जाएगी। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही स्टीम और लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही स्टीम हमारी ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के यहाँ पे वापस इसी स्टीम ड्रम में आएगी और उसके बाद यहाँ से ये स्टीम यहाँ से आउट हो जाएगी। मतलब हमको जहाँ पे भी स्टीम हमें यहाँ पे लेना होगा इसका आउटपुट, वहाँ पे इसको इनपुट करा के वहाँ से उसका आउटपुट ले लेंगे। ये होता है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, जिसमें हम किसी भी पंप का, किसी भी एक्सटर्नल मीन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओनली जो इसमें डेंसिटी डिफरेंस होता है सिर्फ उसके कारण ही हमारा यहाँ पे फ्लो होता है। इसी को बोलते हैं नेचुरल सर्कुलेशन, मतलब बॉयलर में एक नेचुरल सर्कुलेशन बना हुआ। अब देखो अब अपने फोर्स सर्कुलेशन क्या होता है। फोर्स सर्कुलेशन में हम एक एक्सटर्नल पंप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंप का इस्तेमाल करते हैं तब यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मीन्स दिया, इसीलिए इसको बोल दिया फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। मतलब जो बॉयलर में सर्कुलेशन हो रहा है वो किसी चीज़ से फोर्सफुली कराया जा रहा है और वो हमारा क्या है, एक पंप है। और ये पंप हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब देखो यहाँ से पानी आया, पंप ने पानी को खींचा तो यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए एक ओरिफिस वाल्व लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लो ओरिफिस कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे हम वाटर को हीट करेंगे और ये फोर्स की वजह से हमारा पानी जब इसको यहाँ फोर्स मारेगा और यहाँ पे भी डेंसिटी का डिफरेंस हो जाएगा तो इन दोनों की हेल्प से ये पानी ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे स्टीम बन के स्टीम ऊपर उठेगी और यहाँ पे आएगी वापस बॉयलर ड्रम में और यहाँ से इसके बाद ये जहाँ से हमको स्टीम का वो मतलब यूज़ लेना होगा वहाँ से हम स्टीम का यूज़ ले लेंगे। तो इतने में किसी कोई दिक्कत है? या आप पिछली समझ गए ना कि व्हाट इज फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर और व्हाट इज नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। अब हम देखेंगे कि इन बॉयलर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसको हटा देता हूँ। आप लोग से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एक मैकिन्टॉक्स के नाम से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, उसमें पूरा आप जब यूपीआई विजन का सोल्यूशन पेपर सॉल्व कर लेंगे ना तो आप जब एंड में देखेंगे कि कितना अच्छा आपका थ्योरी पोर्शन उसमें हो गया, मतलब मिक्स थ्योरी एक तरह से हो जाएगी पूरी आपकी, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का और फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का कौन कौन से बेस्ट एग्जांपल हैं जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि किसी सर्कुलेशन फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में, मतलब इन सम फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर जो हमारा सर्कुलेशन का रेट होता है वो 20 टाइम्स होता है। मतलब इन सम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, किसी फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में जो वाटर का सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन 20 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इसको याद रखना हमने को कि इन सम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर द वाटर सर्कुलेशन अबाउट 20 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक। अब देखते हैं व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर और नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो देखो हमारे कुछ एग्जांपल हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के और कुछ एग्जांपल हैं हमारे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर के। तो इसका एग्जांपल क्या क्या अपने को सारे एग्जांपल अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। पहला है हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, इसके एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लैंकाशायर बॉयलर इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, ठीक है। दूसरा हमारा है कॉकरन बॉयलर, COCHRAN, कॉकरन बॉयलर भी हमारा होता है एक तरह से नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। मैं आप लोगों को यहाँ पे सारे बॉयलर्स की इमेज चाहता तो दिखा देता, लेकिन मैं इसको नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम इशू, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, इसीलिए मैं इमेज आपको नहीं शो कर सकता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप नेट पर जाइएगा, जितनी मैं आपको आपको मैं जितने बॉयलर्स का नाम दे रहा हूँ उसको एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, एक बार बस इमेज देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा में थर्मल इंजीनियरिंग बाई RS खुरमी अच्छे से
देखी होगी, अच्छे से उसका स्टडी किया होगा, तो आपको ये सारे बॉयलर्स एक बार बस आप देखेंगे, उस बुक को ही देख लीजिएगा। अगर आपने अच्छे से किया होगा तैयारी तो थर्मल इंजीनियरिंग बाय आर.एस. खुदमी बहुत ही अच्छी किताब थी, उससे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा उसमें सब बॉयलर्स को उसने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी फिलहाल हमको यहाँ पे कौन कौन से नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स हैं, कौन कौन से फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर्स हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखना है, बाई हार्ट याद रखना है। ठीक, तो थर्ड एग्जाम्पल अपना हो जाएगा बैबकॉक्स एंड देखो भाई, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर से भी जो इसमें वैल्यूज होती हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो ये 3 एग्जाम्पल अपने को याद रखना है नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर में। पहला लंकाशायर बॉयलर, दूसरा कॉकरन बॉयलर, तीसरा बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। ठीक, अब आते हैं फोर्स सर्कुलेशन में। अब देखो फोर्स सर्कुलेशन में कौन कौन से एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। पहला एग्जाम्पल है इसमें ले माउंट बॉयलर, ला माउंट या ले माउंट, ला माउंट बॉयलर, ला माउंट बॉयलर में मेरे साथ अभी आप मेरे साथ इसको याद कर लीजिए, एक बार याद कर लेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेचुरल में लंकाशायर, कॉकरन, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स। अब आते हैं फोर्स वाले में। पहला ला माउंट बॉयलर, दूसरा बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, तीसरा है हमारा लो एफलर बॉयलर, लो एफलर बॉयलर। फोर्थ है हमारा वेलकॉन बॉयलर। तो आपको एग्जांपल्स हमेशा के लिए याद रखना है आपको, फोर्स का और नेचुरल का। अच्छे से देख लो, अच्छे से इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं आपको हर जगह से खोज के ला के आपका ये तैयारी में आपकी प्रिपरेशन अच्छे से पूरी करा दूंगा। ठीक है, आपको ये सारा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा, ये अच्छे से इसको नोट कर लो। अब दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट और आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, जो अपना फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर है मैक्सिमम ये इस्तेमाल होता है हमारा हाई प्रेशर के लिए, यूज्ड इन हाई प्रेशर में लिए हम फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर अगर हमको चाहिए तो पंप का हमको इस्तेमाल लेना ही पड़ेगा, जिससे हम बॉयलर में हाई प्रेशर अचीव कर सकें। ठीक है, और ये नेचुरल बॉयलर ज़्यादा नहीं, सम प्रेशर में इस्तेमाल होता है हमारा नेचुरल बॉयलर, जहाँ पे हमको ज़्यादा हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, क्या बोल रहा था कि 4 ऑप्शन दिया था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो पहला कॉकरन था यहाँ पे मैं, यस कॉकरन इज आवर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। बाकी और एग्जांपल देख लीजिए, वेलॉक्स मतलब वेलॉक्स या वेलकॉन। ठीक है, उसके बाद हमारा बेंसन, उसके बाद हमारा ला माउंट। ये हमारे तीनों बॉयलर हमारे जो हैं वो नेचुरल नहीं है, ये हमारे फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बॉयलर से क्वेश्चन था। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोलता है, देखो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल है। अब देखो मैं आपको फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद उसके पूरे एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद जब आपको एग्जांपल याद हो जाएंगे तो उसके बाद आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर, और ये वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर आखिर होते क्या हैं। देखो ध्यान से समझना, नाम में ही छिपा हुआ है ऐसा मतलब बोलता है कि वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब ट्यूब के अंदर वाटर है, ऐसे बॉयलर कौन से हैं। देखो मतलब क्या है इसका, जो हमारे ट्यूब्स हैं, ट्यूब दिख रही है आपको 1 2 3 4, ये हमारी ट्यूब्स हैं, ये हमारी ट्यूब्स हैं, ये सब हमारी ट्यूब्स हैं। ठीक है, बोलता है वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब इन ट्यूब्स में वाटर का फ्लो हो रहा होगा। देखो आपके सामने देखिए कि वाटर यहाँ से इन हो रहा है, इन ट्यूब में वाटर इन हो रहा है, और यहाँ से वाटर ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर वाटर चढ़ रहा है, और यहाँ पे ये फर्नेस है, यहाँ पे आग जल रही है, और यहाँ से जो हीट निकल रही है, जो फ्यूम्स निकल रही हैं, वो इस ट्यूब में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको हीट कर दे रही है, और वो वाटर हीट होकर यहाँ पे ऊपर आके स्टीम बन के यहाँ से बाहर निकल जा रहे हैं, और जो फ्लू गैसेज हैं वो यहाँ से निकल के यहाँ से बाहर निकल जा रही हैं। देखो तो मेन चैम्बर जो अपना है उसके अंदर फर्नेस रखी हुई है, और बाकी जो उस चैम्बर में जो ट्यूब्स गई हैं उसके अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। अब इसके उल्टा होता है फायर ट्यूब बॉयलर में, उसमें नाम ही बोल रहा है कि ट्यूब के अंदर फायर है, मतलब जो ये हॉट गैसेज हैं जो पानी को गर्म करके उसको स्टीम में चेंज कर रही हैं, वो अब हॉट गैसेज इसके अंदर फ्लो होंगी। यहाँ पे ट्यूब्स हमारी ये हैं, एक ट्यूब ये हो गई, एक ट्यूब ये हो गई, 4 ट्यूब हमारी यहाँ पे हैं, ये हो गए ट्यूब्स हमारी। ठीक है, अब इस ट्यूब में देखो फर्नेस यहाँ पे है, अब फर्नेस से जो धुआं निकल रहा है, मतलब जो हीट हो रही, जो स्टीम मतलब जो फ्लू गैसेज जो बन रही हैं, वो फ्लू गैसेज इस
ट्यूब से फ्लो हो रही है, इस जो ट्यूब है उससे फ्लो हो रही है और उससे फ्लो होकर यहाँ से निकल जा रही है। बट आप देखेंगे कि वो जो एक चैम्बर है उस चैम्बर में भरा है वाटर, उस चैम्बर में वाटर भरा हुआ है पूरा यहाँ पे। अब जब ये ट्यूब से फर्नेस से जब ये ट्यूब से जो फर्नेस से जो हॉट गैसेस निकल के जाएंगी वो पानी को हीट कर देंगे। जो पानी से भरा हुआ है चैम्बर में जो वाटर भरा हुआ है वो उसको हीट कर देंगे। जब वो उसको हीट कर देंगी तो वो वाटर हमारा स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टीम हमारा यहाँ से स्टीम आउट हो जाएगा। ये हो गया हमारा, यहाँ से जो इसका आउटलेट होगा वहाँ से हम स्टीम को लेके अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। यही मेन डिफरेंस होता है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर में और फायर ट्यूब बॉयलर में। इतना समझ में आ गया सबको? इतने में किसी कोई दिक्कत है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना समझ में आ गया ना कि वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। अब देखो इसमें जो मेन डिफरेंस आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर लिखता हूँ जो इसका मेन डिफरेंस है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है। पहला इसमें डिफरेंस है हमारा कि किस बॉयलर को हम किस प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जो हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है उसको हम हायर प्रेशर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहाँ फायर ट्यूब बॉयलर को हम लोअर प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हायर प्रेशर अप टू कितना, अप टू हायर प्रेशर अप टू 165 बार तक हम वाटर ट्यूब बॉयलर को इस्तेमाल करते हैं, मतलब हायर प्रेशर्स के लिए। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर को ओनली अप टू 24.5 बार, 24.5 बार मतलब लोअर प्रेशर्स के लिए हम फायर ट्यूब बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको दिखाता हूं मैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब हम जो हमारी बॉयलर्स में माउंटिंग्स होती हैं वो तो हमारी होनी चाहिए माउंटिंग, लेकिन जो हमारी एक्सेसरीज होती हैं जैसे एयर प्रीहीटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, सुपर हीटर हो गया, अगर सबका एम्प्लॉय करके हम इस्तेमाल करते हैं बॉयलर्स को तो वाटर ट्यूब बॉयलर हमको एफिशिएंसी दे सकता है करीबन 90% के आसपास, देख रहे हो। लेकिन अगर फायर ट्यूब बॉयलर का इस्तेमाल करेंगे तो हमको खाली एफिशिएंसी देगा अप्रॉक्स 75% के आसपास। ये होता है हमारा फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। और थर्ड पॉइंट और आपको मैं एक बता देता हूँ कि वाटर ट्यूब बॉयलर, अगर देखो भाई बॉयलर है उसमें आग जल रही है, उसमें हाई प्रेशर है तो उसमें बस्ट होने का चांसेस भी, मतलब बॉयलर हमारा कभी भी फट सकता है, लेकिन इतना सेफ्टी हम लेके चलते हैं कि फटता नहीं है। बट किसी केस में अगर बॉयलर फटता है हमारा तो सबसे खतरनाक बॉयलर कौन सा होगा, देखो अगर ये बस्ट करता है, अगर हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर बस्ट करता है तो इसमें लेस डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब इसमें कम रिस्क होगा किसी भी चीज़ का, लेस डिस्ट्रक्शन होगा इसमें। बट अगर हमारा फायर ट्यूब बॉयलर बस्ट करता है, किसी भी केस में अगर हमारा फायर ट्यूब बॉयलर बस्ट करता है तो इसमें ग्रेटर रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन होगा, सबसे ज़्यादा रिस्क में होगा, ग्रेटर रिस्क होगा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का, तबाही का ज़्यादा रिस्क हमारा फायर ट्यूब बॉयलर में होता है इन कंपेरिजन टू वाटर ट्यूब बॉयलर। इतना समझ में आ गया सबको? अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर के और फायर ट्यूब बॉयलर के, ध्यान से देखना है, एकदम याद कर लेना है अपने को कि कौन कौन सा एग्जाम्पल है फायर ट्यूब बॉयलर का और वाटर ट्यूब बॉयलर का। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है अपने को, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, उसी से क्वेश्चन आता है। तो एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। पहला एग्जाम्पल वाटर ट्यूब बॉयलर का पहला एग्जाम्पल है हमारा बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, याद रखना है बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। विलकॉक्स, इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स से क्या बनता है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले अपने को एग्जाम्पल पे फोकस करना है। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, बेंसन बॉयलर, याद कर लो बेंसन बॉयलर। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है स्टर्लिंग बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर। आई होप कि जो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी पूरा एफर्ट इसमें दे रहा हूँ, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चलो अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फायर ट्यूब बॉयलर एग्जाम्पल होता है हमारा कॉकरन बॉयलर, कॉकरन बॉयलर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा होता है लंकाशायर बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा होता है लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव बॉयलर से भी एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये हमारे तीन एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये हमको याद रखना है। वाटर ट्यूब बॉयलर में बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, बेंसन बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर में कॉकरन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर और लोकोमोटिव बॉयलर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतने में किसी कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम कि वहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो क्वेश्चन सेकंड फिर से आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा था
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर, इसमें से कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है। तो फायर ट्यूब बॉयलर में चलते हैं और देखते हैं ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है। लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर ऑप्शन हमको मिला कि लोकोमोटिव बॉयलर हमारा फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल होता है, जबकि बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, बेंसन हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, स्टर्लिंग भी हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। ठीक, इसमें किसी कोई दिक्कत, बट बॉयलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और होता है डिवीज़न, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर पे हम बॉयलर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लो प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर। उसका प्रेशर रेंज अपने को याद रखना है। ठीक, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ लगे हाथ। इसको हटा रहा हूँ मैं, प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बहुत काम आएगा आपके, हमेशा हमेशा काम आएगा। जी का कोई भी एग्जाम होगा, इस क्वेश्चन से आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी सीखने को मिल रही है। और अपने दोस्तों को प्लीज़ वीडियो शेयर कर दो ताकि सबको इसका एडवांटेज मिल सके। सब लोग पेड कोर्स के लिए मत भागो, पेड कोर्स सब लोग आजकल पेड कोर्स लेके आ रहे हैं यार। फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तुम लोगों को उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ फ्री में जो ज्ञान मिल रहा है, अच्छा ज्ञान मिल जाता है कभी कभी, हर जगह नहीं, बट ये आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ मैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रेशर, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर हम बॉयलर को कैसे डिवाइड करते हैं। वर्किंग प्रेशर हमने बॉयलर को कैसे क्लासीफाई किया है। ठीक, चलो, पहला हमारा होता है लो प्रेशर बॉयलर, मतलब जो हमारा लो प्रेशर बॉयलर। दूसरा हमारा होता है मीडियम प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर। तीसरा हमारा होता है हाई प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर। ठीक, अब हमको इसकी वैल्यू याद रखनी है कि किस किस रेंज में कौन से बॉयलर ऑपरेट होते हैं। ध्यान से याद रखो, ध्यान से देखो। लो प्रेशर बॉयलर हमारा होता है वर्किंग प्रेशर, यहाँ पे जो वर्किंग प्रेशर होगा WP होगा। वर्किंग प्रेशर लो प्रेशर बॉयलर का हमारा होता है 3.5 टू 10 बार, 3.5 टू 10 बार। इसका हमारा होता है 10 बार टू 25 बार, 25 बार। और इसका हमारा होता है आप मोर ग्रेटर देन 25 बार, 25 बार से बड़ा। तो ये हमको याद रखना है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर। लो प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर। लो प्रेशर बॉयलर का जो रेंज होता है 3.5 बार टू 10 बार। मीडियम प्रेशर बॉयलर का जो रेंज होता है 10 से 25 बार। और हाई प्रेशर बॉयलर का रेंज ग्रेटर देन 25 बार। अब देखो, इसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं बॉयलर के, हाई प्रेशर बॉयलर, मीडियम प्रेशर बॉयलर और लो प्रेशर बॉयलर, वो मैं आपको एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। देखो, पहला है हमारा लो प्रेशर बॉयलर। हमारा लो प्रेशर बॉयलर कौन कौन सा होता है। हमारा लो प्रेशर बॉयलर होते हैं, अरे यार इंक खत्म हो गई। देखो, कॉकरन बॉयलर, COCHRAN, कॉकरन एंड कॉर्निश बॉयलर। कॉर्निश, फिर से बोल रहा हूँ, इन सारे बॉयलर्स की इमेज एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, या तो फिर RS खुदमी जी की बुक देख लेना, थर्मल इंजीनियरिंग, जो हमारे डिप्लोमा में चलती है। और दूसरा हमारा बॉयलर है लंकाशायर बॉयलर, लंकाशायर एंड लोकोमोटिव बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर। और थर्ड हमारा है बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर, बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर। अब देखो, इतना समझ में आ गया सबको, तो समझ में आ गया ना। अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रेशर 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब देखो, इसमें जो बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स से क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ कि बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा। देखो, इससे एग्जाम क्या क्वेश्चन पूछता है जो इसमें ट्यूब इस्तेमाल करते हैं हम, जो इसमें ट्यूब इस्तेमाल करते हैं बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स में, उस ट्यूब का डायमीटर कितना होता है। तो याद रखना है, उस ट्यूब का डायमीटर 100 मिलीमीटर होता है। 100 मिलीमीटर डायल की हम ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। और लोकोमोटिव बॉयलर से क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कौन सा होता है, वो भी अपने को याद रखना है कि उसमें नंबर्स ऑफ फायर ट्यूब्स कितनी होती हैं और नंबर्स ऑफ सुपर हीटेड ट्यूब्स कितनी होती हैं। तो इसमें 157 नंबर्स में होती है हमारी फायर ट्यूब्स, 157 नंबर्स में होती है हमारी फायर ट्यूब्स, और 24 नंबर्स में हमारी होती है सुपर हीटेड ट्यूब्स। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर से और लोकोमोटिव बॉयलर से। इतने में किसी को दिक्कत है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया आज। अब इतना समझ में आ गया आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 130 बोलता है, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इन बॉयलर इज डन एट
सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इन बॉयलर इज डन एट, मतलब बॉयलर में जो स्टीम सुपर हीटिंग करते हैं वो किस पे करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट प्रेशर। अब इससे मैं आपको सिखाऊंगा कि सुपर हीटर क्या होता है जो बॉयलर में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हेल्प से हम सुपर हीटेड स्टीम पाते हैं। उसमें आपको सिखाऊंगा मैं कि सुपर सैचुरेटेड स्टीम क्या होती है और सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि व्हाट इज द सुपर हीटर। तो हम देखते हैं कि सुपर हीटर क्या होता है। बॉयलर में जो सुपर हीटर का इस्तेमाल करते हैं स्टीम को सुपर हीटिंग करने के लिए, वो होता क्या है बेसिकली। देखो सुपर हीटर हमारा क्या होता है, सबसे फर्स्ट लाइन सुपर हीटर हमारा क्या होता है, यूज्ड फॉर सुपर हीटिंग, मतलब स्टीम की सुपर हीटिंग के लिए हम सुपर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सुपर हीटर क्या होता है वो छोड़ो, पहले ये समझो कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। सुपर हीटिंग के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, बट कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू कन्वर्ट सैचुरेटेड स्टीम इनटू सुपर हीटेड स्टीम, मतलब इसमें हम सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कहानी क्या है इसकी, सैचुरेटेड स्टीम की और सुपर हीटेड स्टीम की क्या कहानी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले सीख लो कि सुपर हीटर की हेल्प से हम सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, इतना सीख गए। अब मैं कहानी बताता हूँ आपको कि सैचुरेटेड स्टीम में और सुपर हीटेड स्टीम में क्या डिफरेंस होता है। तो अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। पहली बात, यहाँ एक लाइन खींचते हैं और इसको हटाते हैं और इसको जगह बनाते हैं। पहले थोड़ा सा देखो यार, सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टीएस डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो सबको मालूम होगा, वो सबको आता होगा। टीएस डायग्राम में क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सब कूलिंग रीजन क्या होता है, सुपर हीटेड रीजन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्यों करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको नहीं आता होगा। तो पहले इस डायग्राम को अच्छे से देखो। एक होता है हमारा टीएस डायग्राम, एक होता है हमारा टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में ये होता है कर्व बनता है ऐसे, और इस पॉइंट में जो हमारा ये लाइन जाती है, ये जो लाइन जाती है ऐसे, ये लाइन जाती है, यहाँ पे S बढ़ रहा है, यहाँ पे T बढ़ रहा है, बट ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है ना, ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। सबको याद रखना है, ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। और ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब जो इस ग्राफ में रीजन्स होते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस ग्राफ में कौन कौन से रीजन है। पहला रीजन तो ये हो गया, इस साइड वाला। दूसरा रीजन इसी के ऊपर हो गया, सेकेंड वाला रीजन इसी के ऊपर हो गया। थर्ड वाला रीजन इस कर्व के बीच में आएगा। फोर्थ वाला रीजन इस वाले कर्व के ऊपर हो गया, फोर्थ वाला रीजन यहाँ पे हो गया। और पांचवा रीजन इसके इधर आएगा, इसके इधर आ गया। इतना समझ सबको आ गया। अब मैं आपको 1 2 3 4 5 इन पांचों रीजन के नाम बताता हूँ। पहला नाम क्या होगा, पहला नाम हमारा होगा, ये जो हमारा फर्स्ट रीजन है इसका नाम हमारा होता है सब कूल्ड लिक्विड रीजन। सब कूल्ड, ये अपने को याद रखना है, सब कूल्ड लिक्विड रीजन मतलब यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हमारा जो भी होता है, यहाँ पे हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। सेकेंड ये जो लाइन आती है, ये वाली सेकेंड वाला जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड रीजन है, ये जो 2 और 4 के बीच में लाई करता है, इसका नाम होता है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन, ठीक। और जो हमारा फोर्थ वाला लाइन है, जो ये जो लाइन है, इसका नाम क्या होता है, इस लाइन का नाम क्या होता है, फोर्थ वाले का नाम हमारा होता है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है। जो पांचवा है, ये जो इस लाइन के इस साइड रीजन है, इसका इसी का नाम होता है हमारा सुपर हीटेड वेपर रीजन। इतना समझ में सबको आ गया ना। इतना ग्राफ आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस ग्राफ से हमने क्या देखा, इस ग्राफ के इधर वाला जो होता है वो होता है हमारा लिक्विड रीजन, सब कूल्ड लिक्विड रीजन। इस लाइन पे जो आता है वो होता है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड रीजन। और इस बीच में जो हमारा होता है हमारा, वो होता है हमारा सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन। इस लाइन पे होता है हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन, और इसके इधर होता है हमारा सुपर हीटेड रीजन। इतना ग्राफ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम कंटेंट में आगे कि सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम में क्या अंतर होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। अब इसको हटाता हूँ मैं, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, और जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है।
चलो अब देखते हैं हम सैचुरेटेड और सुपर हीटेड स्टीम में डिफरेंस। देखो पहला पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड स्टीम हमें कब मिलती है, जब हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं तब जो स्टीम मिलती है हमको। जब वाटर को हम बॉईल करेंगे, हमारा वाटर हो गया, इसको जब हम बॉईल करेंगे यहाँ पे, तो जो स्टीम हमको मिलती है उस समय 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 ATM पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो जो हमें स्टीम मिलती है वो होती है हमारी सैचुरेटेड स्टीम। तो पहला पॉइंट इसका यही होगा कि ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हमको सैचुरेटेड स्टीम मिलती है। अब हमको सुपर हीटेड स्टीम कब मिलती है, जब हम इसी वेपर को, मतलब जो हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमको वेपर मिला है, जब उसको हम फर्दर हीट करते हैं अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो हमको स्टीम मिलती है वो होती है हमारी सुपर हीटेड स्टीम। मतलब इसी को हम फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीटिंग ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब इसी वेपर को हम, जो हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमको वेपर मिला, उसको फर्दर हीट कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, तो हमको मिलेगा सुपर हीटेड स्टीम। ठीक, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें, सेकंड पॉइंट में आपको बताता हूँ। देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या होता है, हम सेकंड पॉइंट में ये देखेंगे कि हमको ये स्टीम कैसे मिलती है। इसी पॉइंट से पॉइंट निकल के आएगा। हम डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेते हैं, डायरेक्टली ऑब्टेन, मतलब हम सैचुरेटेड स्टीम को डायरेक्टली ऑब्टेन कर लेंगे बाय बॉइलिंग वाटर, मतलब वाटर को बॉयल करके, बॉइलिंग वाटर को हम डायरेक्टली बॉयल करके, हम वाटर को डायरेक्टली हम इस सैचुरेटेड स्टीम अचीव कर लेंगे। बट हम सुपर हीटेड स्टीम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, ये हम इसके हेल्प से ही अचीव कर पाएंगे। मतलब इसको हम इसको हम अचीव करेंगे मीन्स ऑफ बॉइल्ड वाटर, मतलब जब हमने वाटर बॉयल किया उससे हमको सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। मतलब जो स्टीम यहाँ पे बनी उसको हमने फर्दर बॉयल किया तब हमको यहाँ पे जाके सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी। मतलब इसको हम डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली वाटर से अचीव नहीं कर सकते। ये इसका मेन पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, थर्ड पॉइंट ये होता है जो उसका मेन पॉइंट है, सैचुरेटेड स्टीम में वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। मीन्स ये हमारी वेट स्टीम होती है, ये हमारी वेट स्टीम होती है। इसमें हैज़ वाटर ड्रॉपलेट, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। और इसमें थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं, ये हमारी ड्राई स्टीम होती है। मतलब ये हमारी ड्राई स्टीम होती है, नो वाटर ड्रॉपलेट, इसमें कोई भी वाटर का ड्रॉपलेट्स नहीं होता है, ये हमारी ड्राई स्टीम होती है, ये ड्राई स्टीम होती है। इसी रीजन की वजह से इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, इसी रीजन की वजह से ही इसको हम टरबाइन्स में इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम टरबाइन्स में इस्तेमाल कर लेंगे, अगर हम सैचुरेटेड स्टीम को टरबाइन में इस्तेमाल कर लेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट होने की वजह से जो टरबाइन का ब्लेड्स होगा उसमें क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। इसीलिए हम सैचुरेटेड स्टीम को टरबाइन में यूज नहीं करते हैं। तो इसका क्या होगा, फॉर टरबाइन ऑपरेशंस, टरबाइन में इसको प्रेफर नहीं करते हैं, लेस प्रेफर करते हैं, लेस प्रेफर्ड बिकॉज कोरोजन हो जाएगा, कोरोडेड द ब्लेड, टरबाइन के ब्लेड को ये वाटर ड्रॉपलेट्स कोरोड कर देगा। बट इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं इसी को, हम टरबाइन में इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमारी ड्राई होती है और इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स नहीं होते हैं, तो कोई कोरोजन इसमें नहीं होगा। जब कोई कोरोजन नहीं होगा तो हम आराम से टरबाइन में इसको इस्तेमाल कर लेंगे, जिससे हमारे टरबाइन ब्लेड्स की लाइफ ज़्यादा मिलेगी हमको। ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पीवी और टीएच डायग्राम की हेल्प से कि सुपर हीटेड स्टीम कैसे अचीव करते हैं हम। इसमें इतने में किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको पीवी और टीएच डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे हम उस पर हम देखेंगे, जो क्वेश्चन में आया था हमारा। देखो ये हमारा हो गया टीएच डायग्राम, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया इसको अच्छे से। ये हमारा टीएच डायग्राम होता है और ये हमारा होता है पीवी डायग्राम, ये हमारा होता है पीवी डायग्राम, ठीक है। देखो ये इसको हुआ और ये इसमें हुआ। ये मान लो ये ख़त्म हो गया, ये मान लो ये ऐसे गया
और ये ऐसे गया। मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लो ये P1 कांस्टेंट, ये P2 कांस्टेंट, और ये हमारा ये पॉइंट हमारा T1 है और ये पॉइंट हमारा T2 है। तो यहाँ पे क्या है, T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड P2 इज ग्रेटर देन P1। अब इसको हम इसमें ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ये हमारा T1 की लाइन है, ये हमारी T2 की लाइन है, और ये हमारा P1 की लाइन है, और ये हमारा P2 की लाइन है। मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देख रहे हैं ना आप, इस ग्राफ में सिंपल सा लग रहा है, ये हमारा सुपर हीटेड जोन होता है, ये हमारा होता है सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। ये हमारा होता है वेट रीजन, ये होता है हमारा वेट रीजन, और ये हमारा होता है सब कूल्ड लिक्विड रीजन, सब कूल्ड लिक्विड रीजन। ठीक, इतने में से कोई दिक्कत। अब देख रहे हैं आप कि ये जो लाइन है हमारी, इस पे टेम्परेचर T1 है, या इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 से कम है, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है। इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 से ज़्यादा है और इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 से कम है। लेकिन जो हमारा प्रेशर वाला है, जो हमारा प्रेशर है, वो पूरे लाइन पे कांस्टेंट रहेगा। आपको इस ग्राफ से दिख ही रहा होगा कि जो ये T1 की लाइन है, जो T1 की लाइन है, इस लाइन पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट बना है। तो देख सकते हैं आप कि अगर हमको सुपर हीटेड जोन अचीव करना है, इसी प्रेशर पे, इसी प्रेशर पे प्रेशर को कांस्टेंट रख के हम सुपर हीटिंग जोन को आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये इतना समझ में आ गया सबको ना कि कैसे यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होता है, वहाँ पे कैसे इससे हम अगर हम PV और TS डायग्राम को रिलेट करेंगे तो कैसे ये हमारा प्रेशर वाली लाइन कांस्टेंट होती है, इतना समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या बोलना चाह रहा है। एग्जाम्पल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, इसको मैं हटाता हूँ इधर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये हमारा TS डायग्राम हो गया, ये मान लो हमारा ये हो गया, और ये हमारा एक टेम्परेचर, ये हमारा मान लो एक टेम्परेचर हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर हो गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, यहाँ पे प्रेशर मान लो हो जाएगा 70 बार, 70 बार प्रेशर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रेशर 70 बार है। जो प्रेशर वाली लाइन है ये 70 बार की लाइन है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड था ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बोल रहा था कि सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इन बॉयलर इज डन एट, हमको बॉयलर में स्टीम की सुपर हीटिंग करनी है। तो मैंने बताया ना आपको कि ये वाला रीजन हमारा सुपर हीटिंग वाला रीजन होता है। तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब इस टेम्परेचर को 300 से 600 लेके जाएंगे। मान लो टेम्परेचर को 600 लेके आ गए, हम 600 लेके आ गए इस पॉइंट पे, ये हमको यहाँ मिल गया। मतलब हमने इस वाले के बाद ये होता है सुपर हीटिंग। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट से आने के बाद हमने स्टीम को सुपर हीट किया और अचीव कर लिया हमने 600 हमने अचीव कर लिया। बट तुम देख रहे हो कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट बना हुआ है। हमारा 70 बार प्रेशर की लाइन है जो कांस्टेंट ही है, फिर भी हमने टेम्परेचर को 300 से 600 अचीव कर लिया सुपर हीटिंग जोन में आके। ये हमारा सुपर हीटिंग जोन होता है, उसमें आके हमने 600 डिग्री अचीव कर लिया। तो अब क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम इन बॉयलर इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट एंट्रोपी, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमने सुपर हीटिंग अपने बॉयलर में स्टीम का अचीव कर लिया। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया ना पढ़ के? अगर नहीं आया तो फिर एक बार रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से तुमको सब कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा बॉयलर का। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे लग रहा है, लग जाएगा, आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन ए पावर प्लांट फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर इज, पावर प्लांट में एयर प्री हीटर का क्या फंक्शन होता है। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि एयर प्री हीटर होता क्या है और इसे हम कैसे अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। भाई एयर प्री हीटर बहुत ही काम की चीज़ है, इससे कितना पैसा बच जाता है पावर प्लांट से, वो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। भाई एयर प्री हीटर से बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एयर प्री हीटर क्या होता है, पहले वो थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज एयर। भाई अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दो, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो एयर प्री हीटर पहले क्या होता है, इसका
एयर प्री हीटर, ए मतलब एयर को ऑलरेडी हीट कर देते, प्री हीट कर देते एयर को, उसका ये मतलब होता है। मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं टू रिकवर। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, जो पावर प्लांट में हमने फ्लू गैस जो हमको मिली थी अभी, जो हमने मतलब फर्नेस था, फर्नेस से जो गैस निकली उसने वाटर को हीट किया, वाटर हमारा बॉयल हो गया, और जो फ्लू गैस निकली वो हमारी चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। बट उस फ्लू गैस में भी कुछ एनर्जी होती है, कुछ हीट होती है, हम उसी हीट को रिकवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हम किसकी हेल्प से फ्लू गैस से हीट को रिकवर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर। ये अपने को याद रखना है। मतलब यूज टू रिकवर, तो खत्म हो गया पूरा, टू रिकवर हीट फ्रॉम बॉयलर फ्लू गैस। जो बॉयलर की फ्लू गैस है उससे हम हीट को रिकवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर। दूसरा, अब जो ये रिकवर्ड हीट है, जो हमने हीट को रिकवर किया, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं टू हीट द फ्रेश इनलेट एयर। मतलब जो एयर इनलेट हो रही है पावर प्लांट में, उसको हम इस रिकवर्ड हीट की हेल्प से ही हीट करते हैं। तो मतलब जो फ्लू गैस की वेस्ट एनर्जी जा रही थी उसको हमने रिकवर करके अपने एयर में दे दिया, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। अब अगर मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाऊं कि कैसे एयर प्री हीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो ये मान लो हमारा कोई बॉयलर है, ये हमारा कोई बॉयलर है, मान लिया कोई बॉयलर है, पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, पानी यहाँ पे गर्म हो रहा है, यहाँ पे फर्नेस लगा हुआ है, यहाँ फर्नेस लगा हुआ है। फर्नेस में मान लो या तो नेचुरल सर्कुलेशन है या फ्लो सर्कुलेशन है, यहाँ से एयर आएगी, एयर इसको हीट देगी, मतलब इसको थोड़ा सा जलाएगी, यहाँ से जो स्टीम निकलेगा वो निकल जाएगा, यहाँ से जो फ्लू गैस निकली वो यहाँ पे चिमनी के थ्रू बाहर निकल गई। यहाँ पे चिमनी लगी है, ये चिमनी लगी है, और चिमनी के थ्रू हमारी फ्लू गैस बाहर निकल गई। इससे हमको कोई एडवांटेज मिला? नहीं मिला। हमने एयर दिया यहाँ पे, एयर फर्नेस में, फर्नेस को मतलब बर्न करने के लिए एयर का काम होता है, एयर ने अपना काम किया, वो अपना आवाज़ चिमनी से फ्लू गैस निकल गई। बट अब मान लो एयर प्री हीटर लगा तो कैसे होगा? अब देखो एयर प्री हीटर लग गया यहाँ पे, मतलब ये एक डब्बा बन गया, ये एक डब्बा बन गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस डब्बे के अंदर जो यहाँ से जो चिमनी से जो गैस निकल रही थी उसको इधर से नहीं निकाल रहे हैं, उसको हम इस डब्बे में डाल दे रहे हैं। ये यहाँ से जाके हमने इसको यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक। अब जो ये जो चिमनी का काम कर रही थी उसको यहाँ से हमने ले आके इसमें जोड़ दिया। अब देखो उसके बाद यहाँ से अंदर होते हुए यहाँ पे ये हमारी अब यहाँ पे अब ये जाएगी टू चिमनी, अब ये चिमनी में चली जाएगी हमारी एग्जॉस्ट गैस, ये हमारा एग्जॉस्ट हो गया, ये चला गया हमारा। बाकी यहाँ पे एयर आई रही थी, फ्रेश एयर यहाँ पे आई रही थी, फ्रेश एयर यहाँ पे आई रही है, यहाँ फ्रेश एयर आ रही है, फर्नेस को बर्न कर रही है, जल रही है, और यहाँ से चिमनी से एयर निकल जा रहा है। बट एयर प्री हीटर का कॉन्सेप्ट आया तो कितना अच्छा आया। देखो उसने क्या किया, जो चिमनी से फ्लू गैस निकल रही ना, उसने एक यहाँ पे लगा दिया ट्यूब्स, यहाँ पे जो है ट्यूब्स लगा दिया, ये हो गई हमारी ट्यूब्स। देखो समझ में आया, दिख रहा ना आपको कि जो फ्लू गैस आ रही है वो ऐसे ऐसे आ रही है, बाकी ये यहाँ से ऐसे निकल जा रही है, यहाँ से फ्लू गैस यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे निकल जाती है, फ्लू गैस निकल गई, फ्लू गैस निकल गई, कुछ काम नहीं हुआ। अब लेकिन जो यहाँ पे जो एयर सप्लाई कर रहे हैं ना हम, अगर उस एयर को यहाँ पे भेजें, हम यहाँ पे ना भेजें, यहाँ भेजें, मतलब जो इंटरिंग एयर है उसको यहाँ भेजिए, हम ये इसमें भेज देंगे, ये इन एयर हो गई, एयर यहाँ से इन हो रही है, एयर को हमने यहाँ भेजा और यहाँ से हमने एयर को आउट कर लिया, यहाँ से हमने एयर को आउट कर लिया, एयर को आउट कर लिया, ठीक है। तो इससे कुछ समझ में आया कॉन्सेप्ट तुमको? भाई एयर यहाँ से जाएगी पाइप के मतलब घूमते हुए जाएगी, पूरा इसमें घूमते हुए पाइप के किनारे किनारे घूमते हुए जाएगी, और घूमते हुए जाएगी तो जो फ्लू गैस की जो हीटेड जो उसका हीट है वो एयर में आ जाएगा, ठीक है। वो एयर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी और यहाँ से गर्म हवा मिलेगी हमें, यहाँ से एक गर्म हवा मिलेगी हमें। अब उस हवा को हम यहाँ भेजेंगे जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। मतलब हम ऑलरेडी जो हम फ्रेश एयर भेज रहे हैं उसको ऑलरेडी हीट करके भेज रहे हैं, मतलब बिना किसी पैसे को खर्च किए हम इस एयर को हीट करके तब बॉयलर में भेज रहे हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इसीलिए इस्तेमाल करते हैं हम एयर प्री हीटर का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एयर प्री हीटर का। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में फिर आ रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अब समझो क्वेश्चन को। इन पावर प्लांट फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर इज, कुछ नहीं पढ़ना है, ऑप्शन नंबर 2 टू रेज टेम्परेचर ऑफ इंटरिंग एयर, मतलब जो इंटरिंग एयर यहाँ बॉयलर में थी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम एयर प्री हीटर का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना सबको समझ में आ गया?
आई होप समझ में आ गया होगा। बट इस वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको स्लोलिज्म क्वेश्चन का एक हल्का सा छोटा सा वो दिखा सकता हूँ कि मैं स्लोलिज्म क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। उसका वीडियो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, पूरा वीडियो उसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसको मैं हटाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि स्लोलिज्म क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। अब देखो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आया था स्लोलिज्म का, इसको कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। वेन डायग्राम से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन वेन डायग्राम से कोई क्वेश्चन जो है फंस जाते हैं, इसीलिए वेन डायग्राम से मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। 150 रूल से सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं। देखो मैं आज एक क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ऑल टेबल्स आर बेंचेस, सभी टेबल बेंच हैं, 100 दे दिया, इसको 50 दे देंगे क्योंकि ऑल दिया है। नो बेंच आर अलमीरा, कोई बेंच अलमीरा नहीं है तो नो दिया है तो इसको भी 100 दे देंगे, इसको भी 100 दे देंगे, दे दिया। नो टेबल आर अलमीरा, नो दिया तो यहाँ भी 100 हो जाएगा और ऑल में यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला, एक यहाँ पे एक रूल होता है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट दिया, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव, और एक ये दिया है हमारा कंक्लूजन, ये हमारा दिया है निगेटिव कंक्लूजन और ये हमारा दिया है पॉजिटिव कंक्लूजन। जब हम पॉजिटिव कंक्लूजन को, पॉजिटिव स्टेटमेंट को और निगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज करा के पॉजिटिव कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलेगा। जब हम पॉजिटिव स्टेटमेंट को निगेटिव स्टेटमेंट के साथ मर्ज करा के निगेटिव कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको हम चेक करेंगे वो हमारा सही है गलत। लेकिन हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट को मर्ज करा के अगर हम पॉजिटिव कंक्लूजन निकालना चाहेंगे तो वो हमेशा गलत होगा। अब देखो बोल रहा है नो टेबल आर अलमीरा, कोई टेबल अलमीरा नहीं है। टेबल से अलमीरा पे जाना है तो टेबल यहाँ है, अलमीरा यहाँ, एक लाइन में नहीं है, तो इसको हमको मर्ज कराना पड़ेगा। ये मर्ज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 100 से 50 को हम काट सकते हैं, 50 से 50 को नहीं काट सकते हैं, 50 से 50 को नहीं काट सकते हैं, 100 से 100 को काट सकते हैं और 100 से 50 को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 50 को काट सकते हैं तो टेबल और अलमीरा एक लाइन में आ जाएगा। और टेबल कमा रहा है 100, खर्च कर रहा है 100, जितना कमा रहा है उतना खर्च कर देगा, बिल्कुल सही है, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो हमारा कंक्लूजन है, ऑल बेंचेज आर टेबल्स, तो ऑल बेंचेज आर टेबल एक लाइन में है, बिल्कुल एक लाइन में है, ऑल बेंचेज आर टेबल एक लाइन में है, तो इस वाले को हम पकड़े, इस वाले को पकड़ा हमने। अब देखो बेंचेज तो कमा रहा है 50 बट खर्च कर रहा है 100, ऐसा हो नहीं सकता, वो जितना कमाएगा उतना ही खर्च करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हमको इससे नहीं देखना, इस बेंच से हमको नहीं देखना, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट है और ये वाला बेंच अलमीरा के साथ मिला हुआ है, जबकि ये वाला बेंच हमारा टेबल के साथ है, ये वाला बेंच हमारा टेबल के साथ है और बेंच कमा रहा है 50, खर्च कर रहा है 100, तो ये नहीं होगा। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, जो कि हमारा आंसर भी दिया है कि कंक्लूजन वन हमारा फॉलो करेगा। अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है ऑल टेबल आर बेंचेस, सभी टेबल बेंच है, मतलब ये टेबल हो गई हमारी, ये टेबल हो गई और ये हमारा बेंच हो गया, सभी टेबल हमारी बेंच है। फिर बोल रहा है नो बेंच इज अलमीरा, कोई बेंच अलमीरा नहीं है, मतलब कोई भी बेंच हमारी अलमीरा नहीं है, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। अब बोलता है कि पहला नो टेबल आर अलमीरा, कोई भी टेबल अलमीरा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, टेबल यहाँ अलमीरा यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये हमारा सही हो गया वेन डायग्राम से। दूसरा ऑल बेंचेज आर टेबल, क्या सभी बेंच टेबल हैं? नहीं। जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो हम सम को फॉलो करते हैं, सम का रूल लगता है इसमें, सम का रूल फॉलो होता है, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो ऑल या सम का रूल फॉलो होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल बेंचेज आर टेबल, मतलब बेंच से टेबल की हो रहा है, मतलब अंदर आ रहा है, तो ऑल नहीं खाली सम फॉलो होता, तो ये हमारा गलत हो जाता है। देखो वेन डायग्राम से भी इजीली सॉल्व हो गया, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं हो पाते हैं, इसीलिए हम 50-100 रूल को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।